तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज का बच्चा जी टॉपिक है हमारे पास 10th क्लास का यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी और उसके हम ब्लू क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों के लिए जो यूनिट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था उसी के ही फिर से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही थी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, साथ में कौन से करेंगे? ब्लू क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा हो चुका है, उसके नोट्स प्रॉपरली बन चुके हैं, उसके ब्लू क्वेश्चंस, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो पूरा हो गया था, अब उसके ब्लू क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे हम एक एक लेक्चर में। आज के पूरे लेक्चर्स में ब्लू क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 220 पे, ध्यान से सुनना, कॉपी पे प्रॉपरली नोट्स बनाकर लिखना। क्वेश्चन का नेम है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा जी? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? वो एक सर्किट जिसमें क्या, एमीटर, वोल्टमीटर, कोई भी रेसिस्टर विद द हेल्प ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर, सब कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। वो इस तरीके से कनेक्टेड हो कि उसके थ्रू क्या फ्लो करता हो? करंट। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लिखेंगे क्या फर्स्ट का आंसर? अ सर्किट इन विच अ रेसिस्टर, जिसको हम लोड भी बोल सकते हैं, जिसको हमने चलाना है, अ रेसिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच, एक्सेट्रा। इसके बाद आप एक्सेट्रा लिख देना क्योंकि और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, आर ऑल connected so that the current can flow through the resistor is called an electric circuit। लिखोगे अच्छी बात है, साथ में डायग्राम बना दोगे तो और भी अच्छी बात है। और अगर आप अकेली डायग्राम बनाओगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि आपकी नॉलेज चेक की जाएगी बच्चा। सिंपल, ये हमारे पास एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर के साथ क्या लगेगा? एमीटर सीरीज में, वोल्टमीटर कैसे लगेगा? पैरेलल में, और साथ में क्या है? बैटरी कनेक्टेड है, एक स्विच भी लगा दिया जाए और ये ऐसे कनेक्टेड हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये एमीटर, ये वोल्टमीटर, ये रेसिस्टर हो गया, ये बैटरी हो गई और ये स्विच हो गया ताकि करंट फ्लो कर सके। अ सर्किट इन विच रेसिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच, बैटरी भी लिख ले यहां पर आप, बैटरी, स्विच एक्सेट्रा आर ऑल कनेक्टेड सो दैट द करंट कैन फ्लो थ्रू द रेसिस्टर, ताकि इसमें से करंट फ्लो कर सके। और वो कब फ्लो करेगा? जब ये स्विच क्या होगा? क्लोज नेचर में होगा। अगर ऐसे ओपन है तो फ्लो नहीं होगा, ऐसे है तो फ्लो होगा। डन। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। और इसके भी अभी यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव थे तो ये पार्ट होगा कौन सा? पॉजिटिव, मींस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन करें करंट को। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या है बच्चा जी? एम्पेयर। तो एम्पेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी नो दैट I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T। तो एम्पेयर मींस 1 एम्पेयर कब होगा? जब Q की वैल्यू क्या हो? 1 कूलम, और टाइम की वैल्यू क्या हो? 1 सेकेंड। तो लिखेंगे क्या? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर फॉर 1 second of time, then the current through the wire is said to be 1 एम्पियर। जब 1
कूलम का चार्ज किसी वायर से फ्लो करेगा, 1 कूलम का चार्ज जब किसी वायर से फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि करंट कितना है उस वायर के अंदर, 1 एम्पियर। डन। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमें फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे फाइंड करेंगे, Q इक्वल्स टू NE, इसे हम बोलते हैं क्या, याद है कुछ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि 1 इलेक्ट्रॉन है उसका हमें चार्ज पता है, n के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज आ गया। मींस हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, वो क्या होगा, n इंटू ई। तो वो वही पूछ रहे हैं कि 1 कूलम जब चार्ज हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो फाइंड करना है। चार्ज हमें गिवन है कितना, 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो फाइंड क्या करना है, n, तो वो क्या होगा, Q की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, n, E नीचे चला जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो लिखेंगे क्या, पॉइंट हटाया तो ये -19 नीचे था, ऊपर जाकर क्या हो गया, +19। डन। 1 कूलम ऊपर भी था, 1 कूलम Q की वैल्यू और E की वैल्यू भी कूलम में है, तो C के साथ C भी चला गया, तो देयरफॉर n का कोई यूनिट नहीं होगा। 1, अभी ये नीचे 16 था, 1.6 था, पॉइंट हटाया तो 0 ऊपर आ गया, तो इसकी आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁹ नंबर है ये। तो इसको और करेंगे तो क्या होगा, 6/10 इंटू 10⁻⁹, तो और करोगे तो क्या, 6 इंटू 10⁻, एक के साथ ये चला गया तो ये रह गया 18। तो n कितने होंगे हमारे पास, इतने। तो करिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 202 के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या है, नेम अ डिवाइस, कोई ऐसे डिवाइस को बताए दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखे, वो कौन सा बनाकर रखता है। अगर ऐसे है तो ये कि ये कंडक्टर था हमारे पास, जहां कह सकते हो कि एक कोई रेसिस्टर है हमारे पास, ओके। तो इसके जो ये कोई डिवाइस है जिसको हमने चलाना है, इसके ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखता है, तो ये पॉजिटिव दे रहा है इधर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये किसने बनाकर रखा है, सेल ने। और अगर एक से ज्यादा हो जाए सेल तो क्या होगा, बैटरी। तो कौन सा डिवाइस है वो, बैटरी लिख ले, सेल लिख ले, कुछ भी चलेगा। डन। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। आप कैसे बताओगे, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हमें क्या पता है, वोल्टेज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज, कि कितना काम करना पड़ा, एनर्जी मींस वर्क डन अपॉन चार्ज, काम कितना करना पड़ा एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाने में। यहां से एक चार्ज है, उसको यहां से यहां तक लेकर जाने में कितना काम किया गया, तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। तो वो पूछ रहे हैं कि वोल्टेज 1 कब होगी, इसकी वैल्यू 1 वोल्ट कब होगी, जब W कितना होगा, 1 जाउल, इसका यूनिट जाउल है, तो इसका 1 कूलम। तो क्या लिखोगे क्या अभी इसके बारे में जैसे यहां पर ही है कि ये कोई हमारे पास डिवाइस है, इसके थ्रू सॉरी, यहां से कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है मान लो, उसको यहां से फ्लो करके यहां तक लेकर जाना है। ओके, जैसे इसको यहां से यहां तक बोलने का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक लेकर जाना है। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लेकर जाने में 1 कूलम में कितना काम करना पड़ा, एक जूल काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लेकर जाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज में आया, 1 वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट कब होगा,
when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb between 2 points लिखा है ना, from 1 point to another, then the potential difference between 2 points is said to be 1 volt. तो क्या लिखोगे कि जब 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल का काम करना पड़ा मूव करने में किसको, 1 कूलम ऑफ चार्ज को यहां से यहां तक, तो उस दौरान हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस काम में आया उसकी वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट। तो यहां से आप सिंपल करा करो ना बच्चा, हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला है W/Q, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कभी 1 आएगी ना, क्लियर। तो थर्ड है हमारे पास कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना है, 1 कूलम। ओके, चार्ज है 1 कूलम, वोल्टेज गिवन है कितनी, 6 वोल्ट। तो W पूछ रहे हैं वो कितना होगा, तो यहां से फॉर्मूला है वी नो दैट V इक्वल्स टू W/Q। तो W क्या होगा, V इंटू Q। तो V की वैल्यू है 6। ओके, तो V की वैल्यू बनी 6 और Q की वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर में क्या आएगा, 6। तो इसका यूनिट क्या है, जूल। तो 6 जूल ऑफ एनर्जी इज required to move a 1 coulomb of charge through a battery of 6 volt. ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 209 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है वो देखेंगे। तो उसके लिए आंसर नंबर 1, जो वो रेसिस्टर या जो वो हमारे पास कंडक्टर है उसकी जितनी ज्यादा लंबी लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा लंबी होगी। जितना वो लंबा होगा कंडक्टर उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ेगा तो साथ में ये भी बढ़ेगा, फर्स्ट। सेकंड, इसी के अंदर सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो कौन सा है कि जो रेजिस्टेंस है, जितना वो जो कंडक्टर है वो मोटा होगा, वो थिक होगा, जितनी उस, जैसे ये वाली वायर है हमारे पास एक, और एक इससे भी ज्यादा बड़ी कोई वायर जो इससे मोटी हो। तो कैसे देखा जाए, अगर ये है हमारे पास कोई वायर है तो इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। अगर इससे भी ज्यादा मोटी वायर मीन्स ऐसी, अभी ये 2 से मिला करें, अभी ये 2 इकट्ठी हो गई, तो बच्चा जी आप बताइए कि रेजिस्टेंस पहले से लेस होगी कि कम की ज्यादा होगी। क्योंकि अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस वो चीज है जो कि करंट को मिनिमाइज करती है, करंट को कम करती है। अगर किसी वायर का, किसी कंडक्टर का जो एरिया वो ज्यादा हो जाए, वो मोटी ज्यादा हो जाए, तो उससे करंट ज्यादा जाएगा। तो करंट अगर ज्यादा जाएगा तो रेजिस्टेंस लेस हो। तो देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस लेस होगी। थर्ड, टेम्परेचर के ऊपर, कि वायर जितनी ज्यादा गर्म होगी वो हीट देगी, उसी के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या, वायर गर्म हो रही है, वायर सड़नी शुरू होगी, वायर सड़नी शुरू होगी तो क्या होगा, मान लो बहुत ज्यादा गर्म होगी तो वायर क्या होगा, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे उनको डिफिकल्टी होगी पास होने में। ओके, उस कंडक्टर के अंदर से तो करंट मुश्किल से पास होगा, तो करंट मुश्किल से पास होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो फोर्थ है रेसिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो लास्ट वाला जो था वो क्या है कि कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, कि वो जो कंडक्टर है वो किससे बना हुआ है, मींस उसकी रेसिस्टिविटी, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर आयरन हो, मरकरी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, इन सब में से बेटर कौन सा है, सब में से अच्छा कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसके अंदर से करंट कितना अच्छा होकर पास हो रहा है।
मान लो हमारे पास एक सिल्वर है, एक मरकरी है, एक हमारे पास आयरन है, तो तीनों की वायर्स बनाई गई है, कॉपर है। तो सबसे अच्छी वायर किसकी होगी जिसके अंदर से अच्छा करंट फ्लो करेगा? तो वो सबसे अच्छी होगी सिल्वर की। उसके बाद उससे कम अच्छी किसकी होगी? कॉपर की। उससे कम अच्छी किसकी होगी? आयरन की। उससे कम अच्छी किसकी होगी? मरकरी की। सो देयरफॉर जैसे जैसे आप जिस मटेरियल की वो वायर बनी, वायर मटेरियल मींस ये नहीं कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन मटेरियल प्लास्टिक चढ़ी हुई है वो नहीं, जिसके अंदर से करंट जाएगा, वो जो उसके अंदर वायर्स होती हैं उसकी बोल रहा हूं मटेरियल। अगर वो आयरन मरकरी की बनी है तो देयरफॉर ठीक है, उनकी रेसिस्टिविटी कम होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ है। बट जब वो कॉपर की बनेगी तो रेसिस्टिविटी और कम है। रेसिस्टिविटी और कम मींस रेसिस्टेंस कम है। रेसिस्टेंस कम मींस करंट मोर। तो अगर वो सिल्वर की बनी तो बहुत अच्छी है। समझ के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ये बता, विल द करंट फ्लो मोर इजीली। अच्छा, आप इसका आंसर खुद बताओगे। विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और या थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। एक वायर है जो कि सेम मटेरियल मान लो किसकी बनी हुई है? कॉपर की बनी है। ओके, मान लो कॉपर की बनी है, दोनों वायर्स कॉपर की बनी है, एक मोटी है और एक पतली है। तो दोनों कनेक्ट की गई है सेम सोर्स, मींस एक बैटरी जो है उन्हीं एक ही बैटरी के साथ दोनों कनेक्टेड की गई है। मान लो कि जैसे अभी एक ये थोड़ी मोटी वायर है, ओके, ये बैटरी के साथ कनेक्ट की गई यहां पर, ओके। एक है थोड़ी पतली वायर। तो ये जो बैटरी है ये सेम है दोनों में। तो करंट किस में अच्छा जाएगा? इसके अंदर या इसके अंदर? जो मोटी होगी उसके अंदर करंट अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका एरिया ज्यादा है उसका करंट उसके अंदर से ज्यादा। तो करंट अंदर के ज्यादा का मतलब क्या? उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो किसके अंदर से फ्लो अच्छा करेगा? थिक वायर के अंदर से। बिकॉज रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करती है एज द एरिया इज इंक्रीज्ड। तो एरिया के बढ़ने से ये कम होगी, तो इसके कम होने से करंट बढ़ गया। ओके, तो लिख लोगे ना आप बच्चे जी? क्या लिखोगे? एज एरिया, एज थिक वायर हैज मोर एरिया, ओके, सो मोर एरिया means less resistance, therefore current will be more. डन? तो करंट ज्यादा होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर नंबर है थर्ड क्या है? लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट है, मींस कोई डिवाइस है, उसका रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। मींस आर क्या है? कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है, ओके। While the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it? तो इसका आंसर यहां पर करें हम, थोड़ा सा जगह है यहां पर, तो यहां पर करते हैं इसका आंसर। तो बोला गया है उन्होंने पहले क्या क्या गिवन है? करंट आर की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी जिक्र किया गया है और करंट का भी हुआ है। तो देयरफॉर वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ओके। तो उन्होंने क्या बोला बच्चा जी? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया गया, डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। पहले की वैल्यू से आधा कर दिया गया। तो मान लो पहले वैल्यू है V, R तो कांस्टेंट ही रहा, उन्होंने बता दिया है। तो करंट कितना होगा पहले में? V अपॉन R। डन? तो पहले हमने ये लगाया कि मान लिया जाए फॉर्मर वैल्यू मींस पहले वाली वैल्यू। तो पहले वैल्यू V की V है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, तो करंट कितना हो गया? V अपॉन R, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंपोनेंट्स डिक्रीजेस टू हाफ। अब V की वैल्यू क्या हो गई? V इज हाफ। V इज हाफ मींस इसके अंदर वैल्यू फिल करें तो V की वैल्यू क्या होगी? V/2। तो R नीचे पहले ही था, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि V अपॉन R क्या है? ये। तो करंट भी कितना हो गया? तो V अपॉन R की वैल्यू क्या थी? I।
तो अब जो करंट होगा वो क्या होगा, आई डैश इक्वल्स टू आई अपॉन 2। समझ में आई बात। पहले हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ से, तो यहां से हमने I की वैल्यू फाइंड करी, तो वो क्या आया V बाय आर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं वो बेचारी, अब वो बोल रहे हैं कि V की वैल्यू क्या होगी, आधी। आधी का मतलब क्या, यहां के बाद में नेक्स्ट इसे स्टार्ट करने से पहले आप यहां से समझे कि V की वैल्यू क्या कर दी गई, आधी, ओम्स लॉ से ही। I की वैल्यू मान लो आई डैश हो गई, तो R तो कांस्टेंट ही है, तो ये इसके नीचे जाएगा, तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन 2 साथ में R हो गया। आई डैश की वैल्यू आई, V अपॉन 2R, तो V अपॉन R क्या है, I, तो इसकी वैल्यू आई लिखी, तो नीचे 2 है वो नीचे आ गया, तो देयरफॉर I की वैल्यू क्या बन गई, अब आधी हो गई। तो V की वैल्यू भी, I की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ। तो करंट क्या हो गया, विल आल्सो बी हाफ। तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, हाफ। तो इसको आप यहां से ऐसे भी पढ़ो और ऐसे भी पढ़ सकते हो ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V इक्वल्स टू आई आर, तो ओम्स लॉ की डायरेक्ट जो हमारे पास डेफिनेशन थी हम वहां से भी इसको कर सकते हैं। वो कैसे, उसने बोला था द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड अक्रॉस इट्स एंड्स। किसी कंडक्टर को हम जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसमें क्या बनता है, करंट बनता है। तो अगर बच्चा इन्होंने क्या बोला कि R की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कंडीशन भी है ओम्स लॉ में कि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। मींस डिवाइस वही होना चाहिए, डिवाइस चेंज नहीं करना। अगर हम किसी पंखे को वोल्टेज दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर करंट बनेगा। अगर उसी पंखे को हम वोल्टेज आधी दे रहे हैं पहली की वैल्यू से, तो करंट भी कितना बनेगा, आधा। तो देयरफॉर ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अगर R क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए क्या कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट ही है। तो क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू बट विल चेंज अकर इन द करंट थ्रू इट। तो क्या होगा, अगर वोल्टेज आधी कर दी तो करंट भी आधा होगा। सिंपल, आप यहां से भी ऐसे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है, व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर की जो कॉइल होती है उसके अंदर जो जग रही होती है बच्चा जी, जब जिसके अंदर से जो अंदर उस मटेरियल के अंदर कॉइल होगी, जो बाहर वाली कॉर्ड है जो करंट लेकर आ रही है वो नहीं, उस डिवाइस के अंदर जो कॉइल होती है इलेक्ट्रिक टोस्टर की या इलेक्ट्रिक आयरन की, प्रेस की, वो हमेशा अलॉय की बनी होती है, किसी प्योर मेटल की नहीं। क्यों, बिकॉज, इसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज अलॉय हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर रेसिस्टिविटी देन प्योर मेटल। क्योंकि जो अलॉयस है हमारे पास उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मींस वो जल्दी से, जो कॉइल होगी वो जल्दी से पिघलेगी नहीं। तो देयरफॉर उसका मेल्टिंग मींस मेल्ट करना मींस पिघलना। तो जो अलॉयस होते हैं उनकी जो बच्चा जी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए इन दोनों के अंदर जो कॉइल्स लगी हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर, वो अलॉय की बनी होती है, क्योंकि वो जल्दी से पिघलती नहीं है जब हम उसके अंदर से करंट फ्लो कराते हैं। क्योंकि करंट फ्लो कराने का मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो कराने का मतलब क्या है कि वायर धीरे धीरे उसके अंदर से करंट जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू जॉन्स लॉ ऑफ हीटिंग, करंट जाने की वजह से वायर गर्म होनी शुरू होती है, वायर हीट देना शुरू कर जाती है। ओके, तो बच्चा जी क्या होगा, अगर वो अलॉय की बनी होगी तो हीट के साथ वो हीट तो आएगी, बट वो हीट के साथ क्या होगा, वो वायर पिघलेगी नहीं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर भी तो हीट ही होती है। अगर हीट के साथ वो वायर पिघल गई तो हम इनको कैसे चला सकते हैं। सो देयरफॉर इनके अंदर जो अलॉयज होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट और उनकी रेसिस्टिविटी हाई का मतलब क्या, टेम्परेचर हाई। ओके, यहां पर हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस का टेम्परेचर हाई होता है और रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि जो अलॉयज होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए उन्हें हम अलॉयज, इसलिए हम जो इनके अंदर कॉइल्स होंगी वो अलॉयज की बनी होती है। डन। नेक्स्ट है, सी द टेबल। कौन सा आयरन और मरकरी दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो टेबल आपके पास 12.2 है, बुक से देखिए और उससे आपको पता चलेगा। जो टेबल के अंदर, वो टेबल के अंदर आप उनकी जो ये आयरन होगा, जो मरकरी होगा, उनके सामने आप इसकी रेसिस्टिविटी देखिए। तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका करंट अच्छा नहीं होगा। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर से करंट पास करा सके। तो जिसके अंदर से करंट ज्यादा पास होगा उसकी रेसिस्टेंस लेस, उसकी रेसिस्टिविटी लेस। तो इन दोनों में से देखिए किसकी रेसिस्टिविटी लेस है,
तो इसकी रेसिस्टिविटी लेस है, तो देयरफॉर ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। और वो पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो उसमें देखिए सबसे लेस रेसिस्टिविटी किसकी है, कंडक्टर के अंदर देखना है आपने बच्चा जी। तो सबसे अच्छी रेसिस्टिविटी किसकी है, लेस रेसिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की। तो देयरफॉर लेस रेसिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है। सो देयरफॉर वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा। तो देयरफॉर आंसर इज सिल्वर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 213213 से। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट। किसी सर्किट की डायग्राम बनानी है जिसके अंदर बैटरी है एक, जो कि 3 सेल से बनी है और हर एक सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट। ओके, एक 5 ओम का रेसिस्टर, एक 8 ओम का रेसिस्टर, एक 12 ओम का रेसिस्टर है, एक प्लग की है और सभी के सभी कनेक्टेड कैसे की गए हैं, इन सीरीज। तो सीरीज मींस व्हाट, सम, एस से। तो हम कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट वाला। तो सेल कैसे बना है, बैटरी कैसे बनी है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे तीनों सेल हो गए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। ओके, क्योंकि हर एक सेल 2 वोल्ट का था तो टोटल 3 है, तो 6 वोल्ट होगी सेल। एक 5 ओम का रेसिस्टर है, 8 का है, 12 का है, एंड आ प्लग की, सभी के सभी कनेक्ट कैसे किए गए हैं, सीरीज में। तो कैसे करेंगे हम, एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम सभी के सभी कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, और एक साथ में क्या लगाया गया है, प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक प्लग की भी लगानी पड़ेगी हमें। ओके, तो प्लग की कैसे लगाएंगे, जहां से करंट जाता हो पहले उसे लगाना जरूरी है। तो आप प्लग की इसे भी आप बोल सकते हो, स्विच वाले केस को भी, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब ये ऑफ कंडीशन में है, तो जब हम इसको इसके साथ लगा देंगे तो ये क्या है, अब इसके ऊपर स्विच लगा है तो ये ऑन कंडीशन में है, तो ये होगी प्लग की। ये बैटरी है, ये 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तो सर्किट पूरा बन के तैयार है हमारा। ओके, तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी सर्किट को आप दोबारा से बनाएं, एमीटर भी लगाएं टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स। तो एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, ताकि इन रेसिस्टर्स के अंदर से जो करंट फ्लो करके जा रहा है उसे हम मेजर कर सकें। तो दूसरे का आंसर भी इसी के अंदर करेंगे हम, इसी के ऊपर। तो रीड्रॉ करने के लिए बोले तो हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेने, पहले का क्वेश्चन का आंसर बना ले लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट है, तो एक यहां पर हमने लगा दिया एमीटर। तो वायर को कट करके अंदर लगाया, जैसे ये सभी लगे थे तो वैसे इसको लगाया, ताकि करंट जो इसके अंदर से फ्लो होकर जाए आगे को। तो एमीटर लग गया, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एमीटर हमने लगा दिया है। एक साथ में क्या बोला, और वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है, जिसके अक्रॉस उन्होंने बोला है, ताकि 12 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसे हम मेजर कर सके। तो वो लगाएंगे हम यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो ये भी पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो सर्किट पूरा तैयार है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी वो बतानी पड़ेगी। तो पहले करंट की रीडिंग देखने क्या है। तो वोल्टेज टोटल कितनी बनी, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, सीरीज में है तो सीधे ऐड, 12 तो 8 20 5 25 ओम। तो करंट कितना होगा, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो I की वैल्यू क्या होगी, V/R। तो V की वैल्यू क्या है हमारे पास, V की वैल्यू है 6, तो यहां पर लिखेंगे 6। R की वैल्यू है 25, तो यहां पर लिखेंगे 25। तो 6/25 ये क्या होगी हमारे पास करंट की वैल्यू। ओके, तो करंट की वैल्यू डन है। अभी नेक्स्ट पूछ रहे हैं वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी। ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, तो उसे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वी नो दैट सीरीज में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज अलग अलग। तो ये सीरीज में थे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगी। इसकी 6 ओम की 6 वोल्ट थोड़ी इसमें बटेगी, थोड़ी इसमें और थोड़ी इसमें बटेगी, डिपेंड अपॉन देयर रेजिस्टेंस वैल्यू।
तो करंट सेम है, वोल्टेज हर एक के अक्रॉस अलग अलग है। तो करंट सेम है तो इसका मतलब जो करंट यहां से जा रहा है वही इसके अंदर से जाएगा। ओके, तो इसके अंदर करंट जो है वो कितना है 6/25। आर है, आई है, तो बी फाइंड कर लेंगे। तो बी कितना आएगा 12 ओम के अक्रॉस, बी इक्वल्स टू आई आर। तो आई कितना है इसके अंदर 6/25, आर की वैल्यू कितनी है 12। तो कितना आंसर होगा 72/25 वोल्ट। तो ये आ जाएगी वोल्ट की वैल्यू 12 ओम के अक्रॉस। डन। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो बच्चा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है पेज नंबर 216 के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। तो कौन कौन से हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, एक है 1 ओम का, एक है 10⁻6 ओम का, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में क्या है 1 ओम 10⁻3 ओम और 10⁻6 ओम, ये सभी कनेक्टेड है कैसे पैरेलल में। तो फर्स्ट का जो आंसर है उसे हम करेंगे ए पार्ट में। तो आर अभी पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट कैसे बनती है 1/R इक्विवेलेंट। ओके, तो पहला रेजिस्टर कौन सा है 1/1 प्लस 1/10⁻6। तो क्या होगा एलसीएम लेंगे हम इसका, तो 10⁻6 आ गया। तो यहां पर आएगा 10⁻6 प्लस 1, तो क्या बनेगा 1, ये बनेगा कुछ अपॉन। तो इसको आप अभी डिवाइड करके कैंसिल आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ओम आएगा। तो वो 1 ओम क्या आया है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओम आया है। तो इसको आप अभी रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट भी क्या बनेगा 1 ओम ही बनेगा, क्योंकि 1/1 ही तो है। तो पहला हमारा हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है देखिए, वो भी 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1⁻10⁻³ प्लस 1/10⁻6। एलसीएम फिर से क्या आ गया 10⁻6। तो पहले क्या होगा 10⁻6 प्लस इसका क्या आएगा 10⁻³ प्लस 1। तो इसको अभी करके देखें तो क्या बनेगा, अभी ये क्या हुआ 1001, इसके अंदर प्लस करेंगे 10⁻6, तो क्या होगा 1 2 3, ये बन गया। और इसके साथ क्या बनेगा 1 0 0 1, तो कितना हो गया 3 1 ज्यादा हो गया। तो ये हमारे पास बना। तो 6 0 होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6, तो उसके अंदर अभी 1 0 0 1 ऐड करना था, वो हमने ऐड कर दिया। और नीचे क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। डन। ऊपर की एडिशन की, पहले इसकी एडिशन कर दी 1001 के अंदर ऐड किया किसको 10⁻6 को, तो ये पूरा हो गया। अभी क्या हुआ, ये आया 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इसका रेसिप्रोकेट, तो वो क्या होगा 3 4 5 6 अपॉन 1 0 0 1। तो कुछ ये बन गया। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना बनता है 0.999 ओम। ये आ गया, ये फर्स्ट का आंसर अभी कंप्लीट हो गया। इसको आपने क्या इससे समझना क्या है कि 1/R इक्विवेलेंट लिखकर हमने करना है। तो डन। इसको अभी मैं इरेज करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हम करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले पहले। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम। एक हमारे पास टोस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओम। और एक हमारे पास वाटर फिल्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 500 ओम। तो लिख ले सभी के सभी R1 100, R2 50 और R3 है हमारे पास 500 ओम। सभी के सभी कनेक्ट किए गए हैं इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। पैरेलल में कनेक्टेड है 1 2 3।
तीनों ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड किए गए हैं। किसके साथ? एक 220 वोल्ट का सोर्स है, वो एसी है डीसी हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। क्योंकि ये सभी के सभी डिवाइसेस कहां पर चलते हैं? घर में चलते हैं। तो घर में कौन सी आती है? एसी सोर्स आता है। तो एसी का सोर्स ये रहा। तो 220 वोल्ट है जिसके साथ ये कनेक्ट किए गए हैं। ये 100 का हो गया, ये 50 का हो गया और ये 500 का हो गया। ओके, और कनेक्ट किए गए हैं 220 वोल्ट के साथ। पूछ क्या रहे हैं वो? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अभी कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वो सेम सोर्स के साथ कनेक्ट होगा, सो दैट सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई एक इलेक्ट्रिक प्रेस है जो कि कितना करंट लेगी? जितना करंट ये तीनों मिलकर ले रहे हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड कैसे है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा कि हर एक के पास अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस वैल्यू करंट आएगा। ओके, सो देयरफॉर ये जो बैटरी करंट पैदा कर रही है, ये करंट आई, ये थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया, ऐसे जाकर थोड़ा यहां चला गया, बाकी ऊपर को, थोड़ा इधर चला गया, बाकी ऊपर को, और बाद में फिर से क्या ऐसे इकट्ठे होंगे और फिर से करंट यहां से वापस आएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक प्रेस है हमारे पास, उसको भी जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? क्यों? क्योंकि वो करंट भी कितना लेगी? जितना करंट ये ले रहे थे सभी के सभी। तो ये 220 वोल्ट है हमारे पास। डन, समझ आ गई क्वेश्चन की? तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। देयरफॉर यहां से जो करंट आएगा वो करंट इन तीनों में बटेगा और वापस यहां से इकट्ठा आएगा, और ये जो करंट बैटरी ने पैदा किया वही करंट यहां पर होगा। देयरफॉर इन तीनों की जो रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? इसके, क्योंकि ये तो सेम ही सेम है, करंट भी उतना का उतना ही रहेगा। तो देयरफॉर इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वही क्या बनेगी? इस प्रेस की रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक प्रेस की रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? कि इन तीनों का इकट्ठा कर दो, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे मींस कैसे इकट्ठा करेंगे? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वो जितना करंट लेगा उतना ही करंट ये ले रहा है। इसका मतलब क्या? इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक प्रेस के। तो उन्होंने हमें क्या पूछा? इलेक्ट्रिक प्रेस की इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिक प्रेस की रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो वो कैसे होगी? तो देयरफॉर इन तीनों से आएगी। तो वो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 500। 5 प्लस 10 प्लस 1 तो कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाय 500 आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट अभी इनवर्स करेंगे, रेसिप्रोकेट किया तो क्या आया? 500 डिवाइडेड बाय 16 ओम। तो ये आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू। डन, क्लियर है? तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो वही वैल्यू किसकी है अभी? ये प्रेस की, इलेक्ट्रिक प्रेस की। तो ये इलेक्ट्रिक प्रेस की वैल्यू। तो पूछ क्या रहे हैं अभी वो? एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो करंट वो कितना है, तो वो करंट भी फाइंड करना है अभी। तो कितना होगा? तो आर की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू है तो आई फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई क्या होगा? वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी है? 500। नीचे का 16 गया ऊपर, जीरो के साथ जीरो चला गया। ओके, तो पीछे क्या रह गया अभी? 22 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 16 के साथ तो क्या होगा? 10 से 160, 20 पे 320, 320 के अंदर अभी कितने ऐड करेंगे हम? 32 और। तो 32 ऐड किया और 2 5 3 352। ओके, 10 पे गया 160, 20 पे गया 320, 320 के अंदर 62 का 32 और ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 352। तो 352 एक ऊपर हो गया और नीचे क्या आया हमारे पास? 5। 352 डिवाइडेड बाय 5 एम्पेयर। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, अभी आगे कैंसिल आउट करोगे, पॉइंट्स में आंसर निकालोगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो आई की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है 352/5। ओके, तो इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम वो स्टार्ट करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आगे? What are advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them series? सीरीज में हम किसी भी डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करते बैटरी के साथ, पैरेलल में ज्यादातर हम कनेक्ट करते हैं। उसका क्या फायदा है वो फायदा हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, टोटल रेसिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड। मींस जब इकट्ठा करेंगे पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फर्स्ट केस। सेकंड, फॉल्ट कैन बी इजीली फाउंड एज एवरी डिवाइस विल गेट a proper voltage to perform। हर एक डिवाइस के पास अलग से वोल्टेज जाती है, देयरफॉर जो नहीं जलेगा वो उसके अंदर खराबी होगी तो फॉल्ट वो इजीली फाइंड हो जाता है। ओके, तो सेकंड ये हमारे पास हो गया। और थर्ड क्या होगा, तो दो ही लिखोगे आप तो दो भी बेटर है। और थर्ड जो होगा वो यहां से ही आ जाएगा कि एवरी डिवाइस विल गेट अ प्रॉपर वोल्टेज टू परफॉर्म, देयरफॉर एवरी डिवाइस विल गिविंग इट्स 100% टू अस। तो हर एक डिवाइस जो होगा वो अपनी ओर से प्रॉपरली जगेगा। तो देयरफॉर एवरी डिवाइस विल गेट अ प्रॉपर वोल्टेज। समझ में आ गया? ये तीनों हमारे पास जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो हमने लिख लिए हैं अभी यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है हम वो करेंगे। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट दे लो, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं इसके बाद। तो इसके बाद बचा जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4 में क्या पूछ रहे हैं वो, हाउ कैन 3 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर कौन कौन से, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम आपस में कनेक्ट किए जाए ताकि हमारे पास वैल्यू कितनी आ सके आर इक्विवेलेंट की, 4 ओम या 1 ओम। तो 4 ओम के लिए पहले क्या करेंगे, इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन से रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कौन सा करेंगे, पैरेलल में कौन सा करेंगे, ताकि हमारा आंसर कितना आ सके, आर इक्विवेलेंट कितना। अगर 2 और 3 को हम आपस में लगा दें, सीरीज में लगा दें तो बन गया 5, 5 और 6 को आपस में पैरेलल में लगाएंगे क्योंकि सीरीज में लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो 3 और 2 को आपस में पैरेलल इकट्ठा सीरीज में करके 5 और 6 को आपस में पैरेलल लगाए तब भी आंसर नहीं आएगा। तो और क्या करना पड़ेगा हमारे पास, 3 और 2 को आपस में, 6 और 2 को आपस में लगाकर देखें पैरेलल में, तब भी हमारे पास आंसर डिविजिबिलिटी में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, नहीं आएगा। तो 6 और 3 को आपस में लगाकर देखें और 2 के साथ, तो ऐसे करके देखो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब हम हमेशा ये चेक करोगे बच्चा जी किसके साथ प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आंसर आएगा। तो आप कैसे करोगे, 3 और 6 को आपस में लगाकर देखे पैरेलल में, तो क्या आएगा, 6 आ गया एलसीएम। तो ये क्या आया 2 के साथ, ये क्या है 1 के साथ, 3/6। तो ये क्या था, पैरेलल केस किया है 1/RP। तो आरपी क्या आएगा, इकट्ठा 6/3 ऑपोजिट कर दिया तो आंसर आया 2। तो इन दोनों को आपस में जब हमने पैरेलल में रखा तो हमारे पास 2 आ गया। तो 2 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो ये वाला 2 इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन गया, 4 ओम। तो कैसे कनेक्ट किए हमने, ये ऐसे, ये 2 साथ में कैसे, पैरेलल में। ओके, तो पैरेलल में कौन कौन से हैं, एक है 3 ओम, एक है 6 ओम, तो साथ में ये कौन सा है, 2 ओम के साथ। ये दोनों पैरेलल में लगाए तो आंसर आया 2 ओम। 2 के साथ ये वाला 2 सीरीज में इकट्ठा करके एक बन गया, ये दोनों सीरीज में कर दिए तो आंसर कितना आ गया, 4 ओम। तो देयरफॉर 2 ओम कैसे लगेगा, सीरीज में लगेगा विद अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम के 2 रेसिस्टर के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, उसे भी देख लें। 1 ओम हमें चाहिए, 1 ओम मींस लेस है। तो लेस रेसिस्टेंस कैसे होगी, पिछले क्वेश्चन में हमने किया जब पैरेलल में कनेक्ट हो। तो इन तीनों से ही वो 1 ओम लेस है, तो देयरफॉर कैसे होंगे, सभी के सभी पैरेलल में। तो आपको ये बात तो देखनी पड़ेगी ना, जैसे यहां पर 4 ओम था
तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 है, अब ये 4 ओम है, ये क्या है, इन सभी से लेस नहीं है, ये 4 ओम इन सभी वैल्यूज के कहीं बीच में पड़ रहा है, तो देयरफॉर कोई ना कोई पैरेलल में होगा, लेकिन सभी पैरेलल में नहीं होंगे। यहां पर 1 ओम है, ये सभी से छोटा है, सो देयरफॉर ये कंडीशन हमें प्रॉपर्ली सुटेबल है कि सभी के सभी कैसे होंगे, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल केस ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या होती है, लेस हो जाती है। सो देयरफॉर पैरेलल अरेंजमेंट में करके देखें तो क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो क्या बनेगा एलसीएम 6। तो इस केस में आएगा 3 से, 2 से और 1 से, तो क्या आएगा 3 तो 6, 6/6, 3 तो 5, 6, 6/6 बन गया। तो ये आया 1, तो ये किसके बराबर हुआ, 1/RP इक्वल्स टू 1। तो ऑपोजिट करके देखिए तो RP भी क्या बनेगा, 1/1, तो 1 ओम आ गया। तो कैसे हुए ये, जब तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड हो आपस में, 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड हो, व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो डन, ये भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहां पर आपने को आप सोचने में मजबूर हो गए, बच्चा जी कैसे कनेक्शन किए ताकि इतनी वैल्यू बन जाए, तो ये आपने सोचना है। अगर सबसे ही वैल्यू लेस है, जैसे 1 ओम थी, ये तीनों से छोटा, तो देयरफॉर सभी को कनेक्ट कर दो कैसे, पैरेलल में। अगर जो ये वैल्यू हो ये इन सबसे बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो कैसे कनेक्ट कर दो, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, सभी के सभी कैसे करने हैं, प्लस में। तो जब इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यूज हो, जैसे 4 ओम के बीच में कहीं पर वैल्यू, तो वहां पर आपने को सोचना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि ये इतनी वैल्यू वाले। तो वहां पर आपको 2-3 प्रोबेबिलिटीज लेकर चलनी पड़ेगी, वो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम तभी आपको आएगा। तो ये 4th हो चुका है, इसके बाद 5th करेंगे। तो 5th इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया, तो 5th है हमारे पास, तो उसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, व्हाट इज द हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, दैट कैन बी सिक्योर्ड, हमारे पास आए व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स, किसकी रेजिस्टेंस की, 4, 8, 12 और 24, इन सभी को कनेक्ट किया जाए ताकि एक बार हमें हाईएस्ट वैल्यू आए रेजिस्टेंस की, एक बार लोएस्ट आए। तो हाईएस्ट कब आएगी, जब सभी को कैसे प्लस करेंगे, प्लस कैसे होंगे, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करो तो सारे ऐड कर दो तो हाईएस्ट आ जाएगी। तो लोएस्ट कब आएगी, जब पैरेलल में कनेक्ट करो। तो फर्स्ट वाले केस के लिए क्या होगा आंसर, सॉरी, तो हाईएस्ट क्या होगा बच्चाई, हाईएस्ट हमारे पास कैसे आएगी, जब सभी को कभी कैसे कर दिए, सीरीज अरेंजमेंट में। तो वो क्या होगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 मीन्स 1 2 3 4, 4 8 12 24, तो कितना हो गया ये, 12 8 20 4 24 24 48 48 होगा। तो सेकंड है हमारे पास बी, उसमें क्या है लोएस्ट, तो लोएस्ट कैसे होगा, पैरेलल अरेंजमेंट में। ओके, तो पैरेलल अरेंजमेंट में कैसे, 1/RP के साथ। तो वो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो एलसीएम क्या बना, 24, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 3 9 10 11 12, 12/24। तो 12/24 है 1/RP। ओके, तो 1/RP आ गया जी 12/24। तो RP क्या होगा, रेसिप्रोकेट कर देंगे, 24/12 1/2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो लोएस्ट कितना हमारे पास बना, 2। डन, समझ में आ गई। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट दें और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो भी करेंगे। अभी बहुत कुछ करना है, जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिए बच्चा जी। तो नेक्स्ट है बेटा जी, तो नेक्स्ट है बेटा जी पेज नंबर 218। क्वेश्चन है, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज।
हीटिंग एलिमेंट डज मीन्स किसकी बात हो रही है अभी? इलेक्ट्रिक हीटर की। हीटर हमारे आपके रूम में हीटर होंगे, जब सियाल के दिनों के आप हीटर को देख रहे होंगे तो हीटर क्या है, उसके अंदर जो कॉइल है वो ग्लो करती है, वो जगती है, ना कि जो वायर आप स्विच में लगाते हो, प्लग में लगाते हो, वो वाली वायर जो करंट लेकर उस हीटर के अंदर तक जा रही है वो नहीं जगती, बट उस हीटर के अंदर जो कॉइल है वो जगती है। तो वो भी ये पूछ रहे हैं कि जो कोड जो उस करंट को लेकर आ रही है आपके हीटर तक, मीन्स जो प्लग से, जैसे आपके अभी ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर यहाँ पर प्लग लगाओगे आप, इस सॉकेट के अंदर प्लग लगाओगे, 3 टर्मिनल्स हो गए, अर्थ वाला हो गया, न्यूट्रल, लाइव वाला हो गया, यहाँ पर इसके साथ स्विच है। तो यहाँ पर आप प्लग लगाते हो तो प्लग के साथ ये जो वायर जा रही है आपके हीटर एलिमेंट तक, वो है उसकी कॉर्ड। तो वो कॉर्ड जो है वो नहीं बर्न करती, वो नहीं जगती, वो लाइट नहीं देती हमें, बट लाइट कौन सा देता है? उसका हीटिंग एलिमेंट, जो उसके अंदर स्प्रिंग यूज किया गया है हीटर के अंदर, वो जगता है। क्यों? तो आंसर क्या लिखोगे अब इसका? बिकॉज cord is made up of conducting wires having almost negligible resistivity। तो जो कॉर्ड है वो जिस कंडक्टिंग वायर से बनी होती है उनकी नेग्लिजिबल रेसिस्टिविटी मींस बहुत लेस रेसिस्टिविटी, जहां आप इसको रेसिस्टेंस भी लिख लो, और रेसिस्टेंस, उसकी रेसिस्टेंस और उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा जीरो ही है, ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो देयरफॉर तभी तो उस कॉर्ड के थ्रू, वायर के थ्रू करंट आपके हीटिंग डिवाइसेस तक पहुंचता है। अगर वही जग गई तो हीटिंग डिवाइसेस तक करंट कैसे पहुंचेगा? तो वो जो वायर्स होगी वो कंडक्टिंग वायर्स, वो सिल्वर या कॉपर की होनी चाहिए ताकि वो करंट लेकर उस हीटर तक पहुंच सके। सो उसकी रेसिस्टिविटी क्या है? जीरो है, नेग्लिजिबल है। देयरफॉर जिसकी रेसिस्टिविटी जीरो है वो करंट को रोकेगा नहीं, तो जो करंट को नहीं रोकेगा सो देयरफॉर उसकी रेसिस्टिविटी जीरो है। तो रेसिस्टिविटी जिसकी जीरो है वो नहीं जलेगा, वो बर्न, वो लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड the heating element is made up of a material, मोस्टली क्या होना चाहिए? वो अलॉय होगा, whose resistivity, ये रेसिस्टिविटी है, is very high। उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो रेसिस्टिविटी हाई का मतलब क्या? हमें पता था रिलेशन, वो कौन सा रिलेशन है? हमने ये रिलेशन बनाया था, तो इसको इकट्ठा किया गया था, तो ये कुछ ये बना था और साथ में रो लग गई। तो ये मटेरियल की थिंग्स, अभी ये किसी मटेरियल की है जिसकी बनी होगी, तो ये दोनों चीजें आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली हैं। सो देयरफॉर जिसकी रेसिस्टिविटी हाई उसकी रेसिस्टेंस भी हाई, जिसकी रेसिस्टिविटी हाई उसकी रेसिस्टेंस भी हाई। तो अभी यहां पर रेसिस्टिविटी किसकी हाई है? अलॉय की। अलॉय से कौन सा बना है? हीटिंग एलिमेंट अलॉय से बना है। सो देयरफॉर हीटिंग एलिमेंट की रेसिस्टिविटी हाई, रेसिस्टिविटी हाई मींस रेसिस्टेंस हाई, तो रेसिस्टेंस हाई मींस करंट लो। तो देयरफॉर क्या होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट है, जो यहां पर आपके उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग होगा, हीटिंग एलिमेंट के अंदर, हीटर के अंदर वो ऐसे स्प्रिंग होगा, वो जिससे अलॉय से बना है वो है एक, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई है। तो रेसिस्टिविटी हाई मींस रेसिस्टेंस हाई, रेसिस्टेंस हाई मींस करंट लो। तो ये करंट को यहां से रोकेगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा क्योंकि रेसिस्टिविटी हाई है। तो करंट को रोकेगा, तो जो करंट एनर्जी लेकर आ रहा था, तो यहां पर इसका मतलब कोई एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो करंट को रोक दिया गया, तो करंट को आगे नहीं फ्लो करने जा रहा, तो करंट आगे नहीं जाएगा क्योंकि रेसिस्टिविटी ने रेसिस्टेंस पैदा की और उसी रेसिस्टेंस ने करंट को रोक दिया। तो करंट रुक गया, तो करंट के रुकने के साथ क्या होगा? वहां पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि वो क्या कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू
लाइट एनर्जी। ओके, सो देयरफॉर उसकी रेसिस्टिविटी हाई है बहुत अलॉय की, which introduces such a high resistance which convert electrical energy into light energy। तो अभी समझ में लगी बात, अभी मैं प्रॉपरली बोलूंगा कैसे लिखना है आपने इसको। कोड इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स हुज हैविंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस है उसकी, तो देयरफॉर वो इसलिए नहीं जगता, इसलिए उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो करंट को रोका नहीं जा रहा है, तो करंट आराम से फ्लो कर रहा है, तो वो जगेगा नहीं। एंड द हीटिंग एलिमेंट जो है वो किसी मटेरियल से बना है जो कि अलॉय है और उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। रेसिस्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या, रेसिस्टेंस ज्यादा। ओके, रेसिस्टिविटी ज्यादा का मतलब रेसिस्टेंस भी ज्यादा, तो रेसिस्टेंस ज्यादा का मतलब करंट लो, तो देयरफॉर इसके अंदर ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर से करंट लेस फ्लो करेगा। तो ये जो रेसिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, विच, अभी यहां से लिखिए, हुज रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई विच इंट्रोड्यूसेस सच आ हाई रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होगी, विच कन्वर्ट कर देगा कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। और वो इतनी ज्यादा रेसिस्टेंस हाई होगी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो क्या होगा, अभी वो जो करंट लेकर आ रहा है एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूले हमारे पास थे I² इंटू R इंटू टी, ये एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास। तो जो करंट है वो रुक रहा है, तो रेसिस्टेंस तो है ही है, तो रेसिस्टेंस भी बहुत हाई है, तो करंट भी वहां पर रोक दिया गया। तो एक एनर्जी थी, तो एनर्जी कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब कितनी ज्यादा हो गई कि रेसिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उसके बढ़ने, अभी जो रेसिस्टिविटी ने रेसिस्टेंस इतनी ज्यादा हमें दे दी कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में, और वो ग्लो बाद में धीरे धीरे जलना शुरू हो गया। तो वो जग रहा है तो हीट दे रहा है, तो हीट भी आएगी, लाइट भी होगी, तो क्या होगा, कन्वर्ट होगी किसके अंदर, तो फिर ये क्या हुआ कि वो ग्लो करना शुरू हो गया, कौन, हीटिंग एलिमेंट है। तो क्या बोलेंगे, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। तो आप हीट भी यहां पर लिखने, क्योंकि वो साथ में हमें गर्मी भी देता है, हीटर। सो देयरफॉर क्या हुआ, द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अलॉय हुज रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई which introduces such a आगे है high resistance which convert electrical energy into heat and light energy। तो light energy का मीन्स मतलब क्या, कि ग्लो कर गया। तो ये ग्लो क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी लेस है, रेसिस्टिविटी लेस मीन्स करंट आराम से फ्लो कर रहा है, करंट आराम से फ्लो करेगा, तो क्या हुआ कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही रही, वो वहां पर लाइट एनर्जी हमारे पास नहीं बनकर आई। तो डन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कंप्यूट करें हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग आ चार्ज, चार्ज कितना है 96 कूलम, 96,000 कूलम, टाइम कितना है 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट। तो एनर्जी हीट प्रोड्यूस करनी है, हीट क्या है, एनर्जी ही तो है, तो वो कितनी हुई वो पता करनी है हमें। तो हमारे पास फॉर्मूले कौन से हैं एनर्जी के, I² इंटू R इंटू टी, एच या एनर्जी सेम ही चीज है, हीट एनर्जी या सिंपल एनर्जी, V² अपॉन R इंटू टी, और या साथ में था एक और V इंटू I इंटू टी। तो तीनों में से कौन सा लगाएंगे बोलो, हमारे पास वोल्टेज है तो ये तो नहीं लगेगा, वोल्टेज है तो वोल्टेज है, इन दोनों में से कोई लग सकता है। ओके, दोनों में से कोई लगेगा। साथ में क्या है, Q है, T है, Q और T से क्या आएगा, करंट आएगा, तो देयरफॉर ये बड़ा लगा दिया हम। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू I इंटू टी। तो V का कितनी वैल्यू है 50 वोल्ट। ओके, 50 आ गया V का। I की वैल्यू, I क्या होता है Q अपॉन T, तो 96,000। T की वैल्यू R में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। ओके, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 60, तो ये टाइम हो गया सेकंड्स में, तो ये है हमारे पास कूलम में, ये वोल्टेज में है,
और ये हो गया सेकंड में। तो साथ में क्या टाइम चाहिए यहां पर भी, वी आई होगा दोनों से मिलाकर, तो टी साथ में भी आएगा। तो टाइम कितना था हमारे पास, 1 आवर ही था। तो ये नीचे भी 1 आवर, तो ऊपर भी 1 आवर, तो 1 आवर मीन्स व्हाट, इतना सेकंड्स। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर। तो उसके साथ आप लगाओगे 50 इंटू 96,000 जूल। तो ये आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है इसके बाद जो क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, रेसिस्टेंस है उसकी 20 ओम, टेक्स कर रही है करंट। तो आर की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पेयर। हीट पैदा करनी है, कितनी होगी, टाइम की वैल्यू भी गिवन है 30 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला IRT, तो ये लगाएंगे, तो लगाइए। तो H आएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 5 स्क्वायर है, आर की वैल्यू है 20, टी की वैल्यू है 30। तो साथ में आएगा जूल, मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, 25 को 2 के साथ किया 50, 500 को साथ किया 3 के साथ 1500। ओके, ये हमारे पास 25 को 2 के साथ किया 50 के साथ एक 0 लगाई, तो हमारे पास आ गया 500 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बड़ा हमारे पास 1500 के साथ एक 0 और था, तो ये बन गया जूल। हीट हमारे पास इतनी आई है, 15,000 जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जो, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट भी करेंगे हम। तो ये एक बार थोड़ा सा मैं नीचे वाला पार्ट दिखा देता हूं आपको, तो वो लिख ले। ई की वैल्यू क्या आई थी, 50 इंटू 96,000 जूल। तो बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 220 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस, कौन सी चीज है, द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। मीन्स कौन सी ऐसी चीज है, रेट एट विच एनर्जी का रेट, मीन्स एनर्जी किस तेजी के साथ डिलीवर की जा रही है करंट के द्वारा, तो वो क्या होगी, पावर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो देयरफॉर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, व्हाट डिटरमाइंस मींस पावर। तो दूसरा आंसर हमारे पास क्या है दूसरे क्वेश्चन का, तो वो भी देखिए। एन इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास 5 एम्पेयर, वो 5 एम्पेयर का करंट ले रही है फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। तो वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, करंट कितना है 5 एम्पेयर। ओके, डिटरमाइन पावर। ओके, डिटरमाइन पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो आपने पावर और एनर्जी दोनों चीजें निकालनी है 2 आवर्स में जो कन्वर्ट हो रही है, कंज्यूम की जा रही है। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, टाइम भी गिवन है, कितना है 2 आवर। तो एनर्जी निकालिए और फिर निकालिए पावर। तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, जल्दी से बोलिए, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और कौन सा है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और कौन सा है वी इंटू आई इंटू टी। ओके, तो पावर के फॉर्मूले कौन से हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये आएगा कैसे पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से थे, ये था अपॉन टाइम, मींस इसके साथ टी हट गया, टी कट गया, और क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और क्या होगा वी इंटू आई। तो देखो टी तीनों से हट गया, तो हमारे पास वो क्या बन गया, पावर। तो सबसे पहले एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे आएगी, V है, I है और T है, VIT। तो ये लगाएगा, तो लगाओ 220, साथ में लगा दो 5 और साथ में लगा दो 2 आवर्स है। तो आवर्स को कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, तो 60 इंटू 60, साथ में ये 1 घंटा, तो अभी 2 के साथ लगाओगे तो कितना हो गया 2 आवर्स। डन, क्लियर होगी बात। तो यहां पर हमारे पास 1 के लिए अभी ये 60 के लिए अभी 2 के लिए है, तो 2 साथ में लगा दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अभी। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा,
तो इसका भी आप आंसर निकाल लोगे, तो ये होगा जूल्स में, तो आपका कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, इसकी आप कैलकुलेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी आ गया, तो ये सभी लिख लेना, साथ में जे लगा देना, एनर्जी आ गई। तो पावर क्या होगी, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हमारे पास इतनी थी, डिवाइड कर दो टाइम के साथ तो पावर आ जाएगी। जब आप यहां से कोई लगाना तो यही लगा लो आप सिंपल, तो क्या होगा 220 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू आप निकाल दोगे। तो इसके साथ इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो वो आंसर आपके साथ आ जाएगा, इसके साथ यहां लिख देना, आंसर आ जाएगा 1100। तो 1100 वॉट आपके पास क्या आ गई, पावर आ गई। डन हो गया। तो यहां पर 1100 आ गया था, तो इसके साथ 60 इंटू 2, तो ये चीज तो मैंने 1100 लिख दी, तो ये आप साथ में लिख लेना, तो आंसर आपका ये भी बन जाएगा। तो ये थे लास्ट क्वेश्चंस, ब्लू क्वेश्चंस इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। आज हमने सभी ब्लू क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को एंजॉय करें। बच्चा जी लाइफ बार बार नहीं मिलेगी। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेने आप इसका पहले।